Hello students, our today's topic is carbohydrate and its metabolism, and we will be studying different types of carbohydrates, that is monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides, and then we'll proceed to the metabolism related with the carbohydrate. So that is given in our third paper. So what is carbohydrate? यदि हम कहें तो एक दिमाग में पिक्चर आती है कि भाई कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली जो हम खाना खा रहे हैं वो उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि भाई रोटी है या चावल है, इट मोस्टली कंटेन कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इसे डिफ़ाइन कैसे किया जाए? हाउ टू डिफ़ाइन दैट व्हाट एग्जैक्टली आर कार्बोहाइड्रेट्स? तो पहले के समय पर लोगों ने ये कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमारे डाइट का एक प्रमुख भाग होता है। सैकराइड जो शब्द आया है दैट केम्स फ्रॉम शुगर। सैकराइड जैसे अपन हिंदी में संस्कृत में शर्करा कहते हैं, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उनका सबका कॉमन ओरिजिन था संस्कृत। तो शर्करा शब्द या जो सैकराइड शब्द है लैटिन भाषा का, दैट ऑल डिनोट्स द शुगर। तो शुगर्स की बात हो रही है। और कैसे बनती है शुगर नेचर में? यदि बायोलॉजिकल साइकिल के हिसाब से देखें तो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं वो CO2 लेते हैं, पानी और CO2 की मदद से जो है इसको फिक्स किया जाता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक बेसिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिविंग वर्ल्ड में कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स आती हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। अलग अलग तरीके से यूजेस होंगे, चाहे उससे हमें एनर्जी निकालनी हो, चाहे हमें स्ट्रक्चर बिल्डअप करना हो। जब हमें एनर्जी निकालनी होती है तो हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, तो CO2 H2O और यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ATP इज़ प्रोड्यूस्ड। अगर डेफिनेशन देखें अपन कार्बोहाइड्रेट की तो अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें आती रहीं और वो मॉडिफाई होती रही, करेक्ट होती रहीं। तो कार्बोहाइड्रेट को शुरू में ये कहा गया कि दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, बाद में एक जनरल वे में कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर अपन बात कहें कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी तरह के हैं जो कार्बन के हाइड्रेशन से ही बने हैं। चाहे आप ऑयल ले लें, पेट्रोल ले लें, ईथर ले लें, कोई भी चीज़ है उसके अंदर कार्बन और वाटर की परसेंटेज तो सर्टन अमाउंट में मिलेगी ही। फिर ये कहा गया कि जनरल फार्मूला जिसके अंदर CnH2ON हो, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो रेशियो प्रोपोर्शन है, वह पानी के समकक्ष होना चाहिए। ठीक, 99% कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले के अनुरूप ही होते हैं, लेकिन कुछ एक अपवाद भी है। मतलब यह डेफिनेशन सटीक नहीं है। जैसे यदि अपन देखें डीऑक्सीराइबोस शुगर जो DNA में पाई जाती है, तो ये जो DNA की डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसका फॉर्मूला अभी अपन पढ़ेंगे, तो वो है C5H10O4। 4 आ गया, इसका मतलब दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द वाटर। इसी तरह से मसल्स में एक हमें शुगर मिलती है इनोसिटॉल, उसका फॉर्मूला भी इस हिसाब से नहीं है। और एक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फॉर्मेल्डिहाइड या लैक्टिक एसिड, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन CnH2ON के हिसाब से वो उनका फॉर्मूला है। तो ये डेफिनेशन भी अपने आप में पूरी तरह से सही नहीं है, हालांकि CnH2ON 99% कार्बोहाइड्रेट्स में लागू होता है। तो फिर क्या कहा गया? कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और सच कंपाउंड विच गिव प्रोडक्ट एज पर द डेफिनेशन। क्या कहा गया? अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन हो सकता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड या कीटोन के व्युत्पन्न है और इसमें एक से ज़्यादा OH है, तभी नाम क्या आया? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन।
पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या तो फिर ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, या ऐसा कोई यौगिक, ऐसा कोई कंपाउंड जिसकी हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें इस परिभाषा के अनुरूप उत्पाद मिल जाए। सामान्यतया इसका जो सफिक्स होता है वह सफिक्स है ओज, और सामान्यतया इसे हम शर्करा कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स अब क्लियर है कि भाई दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ठीक है, तो जैसे आप इसमें फर्स्ट वाले में देख रहे हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पर यदि आप देखें तो ये कीटोनिक ग्रुप है। तो ग्लूकोज जो है वह एल्डोज शुगर है, और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप रहता है। क्लासिफिकेशन, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन सी है? मोनोसेक्राइड जो सरलतम शर्करा है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओलिगोसेक्राइड्स में 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे कॉमन जो है वो डाइसेक्राइड होता है, इसलिए कुछ किताबों में ओलिगोसेक्राइड के स्थान पर डाइसेक्राइड लिखा हो सकता है। तीसरा जो है, यदि 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स जुड़ जाएं तो उसे हम पॉलीसेक्राइड्स कह रहे हैं। यहाँ पर मोनोसेक्राइड की संख्या जो है वो कई हज़ारों में हो सकती है, और सब ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़े होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, मोनोसेक्राइड को यदि हम इसका जल अपघटन करने की कोशिश करें, हाइड्रोलाइसिस करने की कोशिश करें, तो यह जो है अन्य मोनोसेक्राइड में नहीं टूटेगा। ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाएगा CO2 और H2O के अंदर। लेकिन डाइसेक्राइड का हम जल अपघटन करें, जल अपघटन करने का मतलब है या तो आप HCl में या पानी डालकर इसे उबालेंगे, सीधे शब्दों में कहें तो आपको 2 मोनोसेक्राइड्स मिल गए, डाइसेक्राइड 2 है। ट्राइसेक्राइड होता तो आपको 3 मिलते हैं। इसी तरह से पॉलीसेक्राइड, कई सारे मोनोसेक्राइड जुड़े हुए हैं, तो जब आप इसका जल अपघटन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स प्राप्त होंगे। तो मोनोसेक्राइड्स के सामान्य गुण क्या हैं? द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द मोनोसेक्राइड, दे कंसिस्ट 3 to 7 कार्बन एटम्स। सेकेंड, दे हैव आइदर 1 एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। थर्ड, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। फिफ्थ, वाटर सॉल्यूबल हैं, जल में विलेय हैं, घुलनशील हैं। सामान्यतया ये स्वाद में मीठे होते हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट, और इनको हम रिड्यूसिंग शुगर कह रहे हैं। रिड्यूसिंग शुगर यानी यह Cu2+ जो नीले रंग का होता है विलयन को Cu+ में रिड्यूस कर देते हैं, और इस कारण से इनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। जब लैब में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लैब के अंदर यह एक प्रमुख एक्सपेरिमेंट होता है मोनोसेक्राइड की पहचान का, जैसे हम बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट कहते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स को फिर हम आगे उनके अंदर उपस्थित कार्बन की संख्या तथा क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन के आधार पर बांटते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसेक्राइड्स कौन से होंगे? इसमें 3 से 7 तक कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड हो जाएगा ट्रायोज। 4 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड हो जाएगा टेट्रोज। 5 कार्बन का जो मोनोसेक्राइड है उसे हम कहेंगे पेंटोज। 6 कार्बन युक्त मोनोसेक्राइड हेक्सोज, और 7 कार्बन युक्त मोनोसेक्राइड का नाम होगा हेप्टोज। तो इस तरह से कार्बन की संख्या के आधार पर यह हमारे पास 5 तरह के हो गए। अब क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर यदि आप बात करते हैं तो अगर इसमें एल्डिहाइड समूह है तो आप उसे कहेंगे एल्डोज। ठीक है, एल्डोज यानी एल्डिहाइड युक्त, और ओज हम पीछे लगा ही रहे हैं किसके? शर्करा के। तो एल्डोज, द मोनोसेक्राइड हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप इज हेयर एल्डिहाइड ग्रुप। और OH एज यूजुअल देयर विल बी मेनी OH, जैसे यहाँ साइड में हमने 4 कार्बन एक शुगर ली है इराइथ्रोज। क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप क्या है?
एल्डिहाइड CHO। और अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और ओज हमने उसका सफिक्स लगाया है तो कीटोज बन गया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 कार्बन वाली फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप, नॉर्मली कीटोनिक ग्रुप जो है वो सेकेंड कार्बन पर CO प्रेजेंट होता है। अब सामान्य उदाहरण कौन कौन से हैं इसके? सामान्य उदाहरण जो हुए, सामान्य उदाहरण है ट्रायोज, जो आप पढ़ते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो अपने ग्लाइकोलाइसिस और फोटोसिंथेसिस के C3 साइकिल में स्टडी करते हैं। इसी तरह से 4 कार्बन वाली शर्करा हो गई टेट्रोज, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है इराइथ्रोज, यह भी आपने C3 केल्विन साइकिल के साथ पढ़ा है। 5 कार्बन वाली शर्करा पेंटोज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइबोज, रिबुलोज, जाइलुलोज आदि जो हैं इसके उदाहरण हैं, जो आगे भी हम स्टडी करेंगे। और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण दूसरी शर्करा है हेक्सोज, जिसके सामान्य उदाहरण हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज। 7 कार्बन की शर्करा सेडोहेप्टुलोज, यह भी आपको प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के अंदर केल्विन साइकिल के अंदर इसका उदाहरण आता है। तो ट्रायोज के उदाहरण देखें, ग्लिसरल्डिहाइड जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आएगा, केल्विन साइकिल के अंदर आएगा। एक एल्डोट्रायोज है। एल्डोट्रायोज का अर्थ क्या हुआ? एल्डिहाइड समूह वाली 3 कार्बन की शर्करा। देखिए इसमें 3 कार्बन है, 1, 2 और 3। और जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। और ये है हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कीटोट्रायोज हो गई। कीटोट्रायोज का मतलब इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप है। जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है और 3 कार्बन है, तो कीटोट्रायोज आप इसे कहेंगे। तो एल्डोज जो ग्लिसरल्डिहाइड है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, यह कीटोट्रायोज हो गई। ये दोनों ही शर्कराएं ग्लाइकोलाइसिस और केल्विन साइकिल के अंदर पाई जाती हैं। उनका फॉस्फोरिलीकरण हो जाता है, जो आप उस साइकिल्स में आगे पढ़ेंगे भी सही। फिर टेट्रोज, टेट्रोज का एग्जाम्पल हो गया इराइथ्रोज, थीरियोज, ये तो एल्डोटेट्रोज है। और इराइथ्रुलोज कीटोटेट्रोज है। पेंटोज के सामान्य उदाहरण राइबोज, रिबुलोज। राइबोज इज एल्डोपेंटोज एंड रिबुलोज इज कीटोपेंटोज। एल्डो और कीटो शब्द अब क्लियर हो गए हैं आपके। और सबसे महत्वपूर्ण जो आ जाता है हेक्सोज। हेक्सोज के कई उदाहरण आपको स्टडी करने होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये दोनों एल्डो हेक्सोज हैं। और कीटो हेक्सोज का सबसे सामान्य उदाहरण फ्रक्टोज शर्करा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन के मोनोसेक्राइड सामान्यतया पाए जाते हैं। अब इनकी थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री हमें स्टडी करनी है। इसका विस्तृत या डिटेल्स आप जो है केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जो रेलेवेंट है, ताकि आप इनको कुछ समझ पाएँ। जब मेटाबॉलिज्म हम पढ़ेंगे तो उससे संबंधित कुछ चीज़ें ले रहे हैं। मोनोसेक्राइड्स का 2 रूप, 2 प्रकार से निरूपण किया जाता है। द पिक्टोरल प्रेजेंटेशन जो है साइक्लिक फॉर्म एंड लीनियर फॉर्म। साइक्लिक यानी चक्रिक, रिंग फॉर्म में ये पाए जा रहे हैं। और लीनियर जो है वो सीधे एक चेन के फॉर्म में है। साइक्लिक फॉर्म इज हावर्थ प्रोजेक्शन वाइल द लीनियर वन इज फिशर प्रोजेक्शन। साइक्लिक फॉर्म के अंदर हम जो कॉमन एग्जांपल्स हैं उन्हीं की बात करें तो 5 कार्बन और 6 कार्बन रिंग्स हमें कॉमनली मिलती है, यानी पेंटोज और हेक्सोज की बात हो रही है। तो 5 कार्बन रिंग जो है उसे कहा जाएगा फ्यूरैन और 6 कार्बन रिंग को हम कहेंगे पायरैन। ये दोनों ही रिंग्स मोनोसेक्राइड में हेट्रोसाइक्लिक होती है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन है। होमोसाइक्लिक तब कहलाती है जब इसमें सभी जगहों पर कार्बन होता, जैसे आपने बेंजीन के बारे में पढ़ा है। तो ऑल 6 कार्बन मेक्स अ रिंग, बट हेयर देर इज 1 ऑक्सीजन इन बिटवीन, सो इट इज हेट्रोसाइक्लिक।
और जो चेन फॉर्म है उसी में पहले और पांचवें कार्बन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से रिंग फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज एक चेन फॉर्म में यहाँ पर हमें मिल रहा है, लेकिन जब फर्स्ट और फिफ्थ, यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से यह रिंग फॉर्म में आ गए हैं। डिटेल्स आप केमिस्ट्री में इसके स्टडी करेंगे। इसी तरह से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का जो रिंग फॉर्म है और ओपन चेन फॉर्म हो गया। फ्रक्टोज बल्कि अन्य मोनोसेक्राइड भी पायरैन और फ्यूरैन दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन फ्रक्टोज का एक एग्जाम्पल नॉर्मली दिया जाता है। पायरैन का मतलब हुआ 6 मेंबर रिंग और फ्यूरैन का मतलब हुआ 5 मेंबर रिंग। अच्छा, ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं वह ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यों शो करते हैं और क्या होती है उसके बारे में हम बहुत ही संक्षेप में बात कर रहे हैं। देखिए, किरेल कार्बन का मतलब होता है, जो आप यहाँ बीच में कार्बन देख रहे हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी है। चारों वैलेंसी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है। एक H है, एक एसिड है, एक मिथाइल है और एक जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ऐसा कार्बन असममित कार्बन हो जाएगा, एसिमेट्रिकल कार्बन हो जाएगा। इसे किरेल कार्बन कह रहे हैं अपन, किरेल कह लें या चिरेल, जो भी आपका उच्चारण है। और जब इसमें से हम ध्रुवित, समतल ध्रुवित प्रकाश, सिंपल प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारते हैं, तो वह लाइट को, देखिए, लाइट को या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ मोड़ देता है। एंड इफ इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ यदि मोड़ दे तो उसे हम कहेंगे लीवो रोटेटरी, यानी एल फॉर्म या माइनस फॉर्म। तो इसको एल ग्लूकोज कह दिया जाएगा यदि हम ग्लूकोज के क्रिस्टल्स लेकर काम कर रहे हैं। और यदि ये दाईं तरफ मोड़ देता है, राइट साइड मोड़ देता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस आधार पर हमारी शर्करा जो है वो 2 प्रकार के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगी। एक है डी आइसोमर, एक है एल आइसोमर। ठीक है। तो यदि कोई शर्करा या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एल और डी फॉर्म्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स में पाया जाता है तो उसे हम एनेंशियोमर कहते हैं। तो यहाँ पर भी अपने कई मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो एनेंशियोमर्स यानी एल फॉर्म और डी फॉर्म में पाए जाएंगे। इसी तरह से एक और पॉइंट याद रखना है, अभी आपने बात करी एनेंशियोमर्स की, अब हम बात कर रहे हैं रिंग फॉर्म में हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पर। हमारे पास जैसे 2 एग्जाम्पल हैं, यहाँ आप ध्यान दें, OH को मैंने नीला कर रखा है यहाँ पर, तो आप पहले कार्बन पर OH देखें, इसका ओरिएंटेशन नीचे की तरफ है और इसमें बीटा वाले में ऊपर की तरफ है। तो अब शर्करा जो है वह 2 रूप में पाई जाएगी, अल्फ़ा फॉर्म्स और बीटा फॉर्म्स। इन दोनों फॉर्म्स को हम एनोमर कहते हैं। यह पहले कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ओरिएंटेशन के बेसिस पर कहा जाता है। अब हम ले रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स। सबसे महत्वपूर्ण जो आपने पढ़ा है या पढ़ते हैं, राइबोज। राइबोज शर्करा कहाँ पाई जाएगी, RNA में, ATP, NADP, FAD आदि के अंदर राइबोज शर्करा होती है। इसका सूत्र क्या होगा, C5H10O5। और राइबोज कैसी शर्करा थी, एल्डोपेंटोज, एल्डिहाइड समूह युक्त 5 कार्बन की शुगर। लेकिन DNA में एक जगह से ऑक्सीजन हट जाता है। अगर आप यहाँ नंबरिंग के हिसाब से देखें तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। तो दूसरे कार्बन से आप देखें एक ऑक्सीजन हट गया तो इसका नाम हो गया 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। और ये कहाँ पाई जाएगी, DNA में। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10O4। डी ग्लूकोज अब जो है एल्डोहेक्सोज है, सबसे कॉमन शुगर है। इसे हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं क्योंकि तुरंत जो है अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाएगा। ग्रेप शुगर, अंगूरों की शर्करा या ब्लड शुगर, सामान्य ब्लड में जो
ग्लूकोज की मात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह लगभग 80 से 120 mg पर 100 ml पाई जाती है। यदि ये कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो दोनों स्थितियां खतरनाक होती है। यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 mg से कम बनी रहे प्रति 100 ml तो उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। व्यक्ति को थकान जल्दी हो जाएगी, काम जल्दी नहीं कर पाएगा, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स आएगी। और यदि शर्करा की मात्रा 120 से ज़्यादा बनी रहती है तो उसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, जो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज़ के रोगियों में देखी जाती है। अगली तीसरी शुगर जो इम्पॉर्टेंट है वह है फ्रक्टोज। इसे हम सामान्य फ्रूट शुगर भी कहते हैं और प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा यही होती है। फिर गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है यह ग्लूकोज के समान ही मीठी है और यह मुख्य रूप से जो है मस्तिष्क के जो ऊतक हैं, ब्रेन टिश्यूज़, न्यूरॉन टिश्यूज़, उनके साथ गैलेक्टोलिपिड्स के फॉर्म में पाई जाती है। यह ग्लूकोज का या एल्डोहेक्सोज का एपीमर है। एपीमर का मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज और यदि आप इसकी संरचना की तुलना करेंगे तो चौथे कार्बन पर आपको अंतर मिलेगा। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा। चौथे में क्या अंतर होगा? यहाँ पर ग्लूकोज में तो OH होता है और यहाँ H होता है, लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर इस तरफ OH आ गया, ग्लूकोज में इस तरफ होता, तो ये उलट गया। इसका जो विन्यास है, जो ओरिएंटेशन है, वो चेंज हो गया। तो यदि इस तरह से किसी कार्बन पर परिवर्तन आप देखते हैं तो उसे हम एपीमर कहते हैं। गैलेक्टोज बहुत महत्वपूर्ण शर्करा है। यह हमारी आहार नाल इंटेस्टाइन में सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होती है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बनाने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर यह सेल रिकॉग्निशन में मदद करती है। और जैसा मैंने अभी कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर गैलेक्टोलिपिड्स के अंदर यह बहुत महत्वपूर्ण शुगर है। इसी तरह से मैनोज जो है दूसरे कार्बन का एपीमर है और यह मुख्य रूप से लाइजोसोम्स के अंदर जब अपन पढ़ते हैं तो यह टारगेट शुगर के रूप में काम करता है। यानी जो भी एंजाइम है बनती है RER में, गोल्जी बॉडी के अंदर, उनके साथ मैनोज 6 फॉस्फेट लगाया जाता है, तब वह लाइजोसोम की तरफ जाकर उससे जुड़ती है। 5 कार्बन एक शुगर है आर्बिनोज, जो गोंद में पाई जाती है। गोंद यानी जो प्राकृतिक रूप से बबूल या कीकर का जब हम खाते हैं, जिसे गम अरेबिक कहा जाता है, वहाँ पर ये मोनोसेक्राइड्स हैं। कुछ मोनोसेक्राइड्स को हम व्युत्पत्ति डिराइव करते हैं, यानी मोनोसेक्राइड की क्रियाओं से कुछ अन्य पदार्थ बनते हैं। जैसे एमिनो शुगर्स हैं, गैलेक्टोसोएमाइन, ग्लूकोसोएमाइन, ये हमारे जॉइंट्स में, हार्ट वाल्व्स के अंदर पाए जाते हैं। सियालिक एसिड ब्लड ग्रुप के ऊपर पाया जाएगा। एन एसिटाइल ग्लूकोसोएमाइन जो है यह बैक्टीरिया की सेल वॉल हो गई, फंगस की सेल वॉल है, या काइटिन जो आपने पढ़ा है इंसेक्ट्स के ऊपर, फंगस के ऊपर, इसके एक मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है। कई अन्य शर्कराएं हैं जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, शायद आपको जानकारी हो, एस्कॉर्बिक एसिड का सामान्य नाम विटामिन C होता है। मैनिटॉल कहाँ पाया जाता है? मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, यह भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी के अंदर रिजर्व फूड के रूप में उपस्थित होता है। ग्लूकोयूरोनिक एसिड अगार अगार के अंदर पाया जाएगा। इसके अलावा हमारे शरीर में भी हृदय कपाट और संधियों में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ECM, उसके अंदर भी यह महत्वपूर्ण घटक है। तो ये हो गए मॉडिफाइड मोनोसेक्राइड या डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी मोनोसेक्राइड के व्युत्पन्न यौगिक। तो आज के लेक्चर में हमने जो है स्टडी किया मोनोसेक्राइड के प्रकार, मोनोसेक्राइड का जो बायोकेमिकल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमने कुछ शब्द पहली बार सुने, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, साथ ही साथ जो है एपीमर्स, एनोमर्स, और उसके बाद महत्वपूर्ण मोनोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड के व्युत्पन्न। थैंक यू।